खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दो कौड़ी के मजदूर ने आज उसे लूट लिया। बलराम, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हुई, फिर क्यों चुप हो? नाचो, कूदो, खुशियां मनाओ और इस पागल बूढ़े के मुंह पर थूक दो जिसकी बेकार जिद और नाकारा उसूलों ने औलाद की जिंदगी बर्बाद कर दी। For an actor on the screen, there are two principal things, both expression and voice. Expression इसलिए necessary ज्यादा है क्योंकि एक 9 इंच का चेहरा 26 फीट पे ब्लो अप होता है और हर एक एंगल से वो चेहरा दिखाई देता है, इसलिए expression is important and also voice. But on the stage, more than expression, it is the voice that is more important, because with the voice he can convey all his impressions and all his expressions. मैं पैदा हुआ था उन दिनों में जिस वक्त के आप समझते हैं फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज थी नहीं, because I was the 11th child of the family. मैं सन 1897 में 2 नवंबर को पैदा हुआ था। मेरा बचपन ज्यादातर गुजरा रामपुर स्टेट में, जहां मेरे वालिद साहब मरहूम सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स थे। मेरे मामू जान ने हमारी परवरिश की थी, क्योंकि मेरी वालिदा साहब, मैं 3 साल का भी नहीं था जब गुजर गई थी, और मेरे वालिद साहब मरहूम अफ्रीका वगैरह में काम करते थे। मेरी एजुकेशन जो हुई थी तो शुरुआत में तो मैं न्यू हाई स्कूल में पढ़ा था। मैं मैट्रिकुलेट हुआ, उसके बाद मैं अपने प्रिंसिपल साहब मिस्टर मर्जबान को मिलने गया और उनके कदम छू के कहा कि प्रिंसिपल साहब, आज मैं आपके स्कूल से विदा होता हूं, लेकिन आपने जो कुछ मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और आपकी हिदायतें हमेशा मेरी नजर के सामने रहेगी। लेकिन एक बात बताइए प्रिंसिपल साहब कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं और कौन सी लाइन इख्तियार करूं। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि सर, आप लुकिंग टू द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, आई थिंक यू शुड आइदर बी अ पॉलिटिशियन और एन एक्टर। थैंक गॉड आई डिडंट बिकम अ पॉलिटिशियन बट एन एक्टर। ये पानी है। सन 14 में मैट्रिकुलेट होने के बाद बड़े भाई साहब मरहूम रुस्तम जी ने हमें एक सिनेमा प्रोजेक्टर दिया, जो लेके मैं ग्वालियर वगैरह ट्रैवलिंग करते हुए वहां पर एक ट्रैवलिंग सिनेमा खोला। जब मेरे भाईजान बहुत बीमार हुए और वो सांगली में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ, जरा के तुम कंपनी को संभाल लो। तो वहां से मुझे स्टेज का शौक हुआ और उन दिनों में मेरा एक स्टेज प्ले था हैमलेट, अंग्रेजी नाम उसका हैमलेट है, लेकिन उसका उर्दू ट्रांसलेशन है खून का खून। सन 24 से 35 तक मैं ट्रैवलिंग थिएट्रिकल कंपनी लेकर घूमता रहा। तकरीबन साउथ से नॉर्थ तक हर एक शहरों में मैंने परफॉर्मेंसेस दिए। लेटर ऑन तो मैं बम्बई में आके जब एस्टेब्लिश हुआ, एक छोटानी 100 मिल्स करके थी, बहुत बड़ी एस्टेट, वो कुछ पामाल बेचारे हो गए थे, तो उनकी एस्टेट हमने बाई करके वहां मिनर्वा स्टूडियो ओपन किया। पहली पिक्चर बनाई दैट वाज इन द ईयर 1935। वो पिक्चर मैंने बनाई थी ऑन ब्रह्मचर्य, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन का वन ऑफ द एंट्रेंस टू द रामकृष्ण मिशन था और मुझे उस मिशन से बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने वो जो फिल्म बनाई वो ब्रह्मचर्य पे बनाई। उसका नाम था आत्मतरंग। बट अनफॉर्चुनेटली और परहैप्स फॉर्चुनेटली इट वाज द बिगेस्ट फ्लॉप दैट आई हैव एवर मेड, बिकॉज इन 1935 वो पिक्चर बनाने के बाद जब मैंने मिनर्वा सिनेमा में रिलीज की तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट होकर बैठा था, क्योंकि ऑडियंस में हार्डली 25-30 आदमी बैठे थे। और जब शो खत्म हुआ तो मैंने 4 जेंटलमैन को बालकनी से उतरते हुए देखा और वो बाहर चले जा रहे थे। वो लोग ऑलमोस्ट बाहर गए थे, उसके बाद परहैप्स समबडी स्पॉटेड मी और वो लोग वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा, वन ऑफ देम,
कि यू आर मिस्टर सोहराब मोदी, तो मैंने जरा से मुस्कुरा के कहा कि जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम। तो वन ऑफ these people said कि why do you say unfortunately? We are glad that you have made a picture like this, and don't be disappointed. Keep on making pictures of this type, and one day you will be on the top. Don't worry. ऐसा कह के मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। ऐसा कहा, वो लोग चले गए। फिर मैंने इंक्वायरी की कि ये 4 जेंटलमैन कौन थे, तो मुझे पता चला कि दे वर द जजेस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। मैंने कहा, अपने आप दिल में सोचा कि माय गॉड, इफ द जजेस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट से दैट वन डे आई विल बी एट द टॉप विद सच सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स, आई मस्ट गिव पिक्चर्स ऑफ दिस टाइप। और आइंदा मेरी लाइफ में मैंने ऐसे पिक्चर्स बनाने की कोशिश थी जिससे कुछ न कुछ पब्लिक को मैं दे सकूं। स्टार्ट साउंड, कैमरा, सीन 22/2, एक्शन। बेशक मैंने ये तालीम दी है और अब भी यही तालीम देता हूँ कि आग के शोलों में फान जाओ, लेकिन हाथ में पानी का फव्वारा लेकर। सैलाब में कूद पड़ो, लेकिन पहले तैरना सीख लो। और मौत से हरगिज न डरो, लेकिन चींटी की मौत नहीं, शेर की मौत मरो, कि मरने के बाद मौत का अफसोस न रहे। मैंने अपनी पिक्चरों में हिस्टोरिकल पिक्चर्स को ज्यादा वजन दिया, इसलिए कि जब मैं स्कूल में था तो हिस्टोरिकल आवर्स और हिस्ट्री के आवर से मुझे बहुत ही नफरत थी। जब वो हिस्ट्री का आवर आता था तो मैं कुछ न कुछ बहाना करके लाइब्रेरी में चला जाता था, क्योंकि मेरे दिल में ये बात हमेशा आती थी कि भाई चार्ल्स द फर्स्ट को क्यों उन लोगों ने बिहेट किया, और शिवाजी ने क्या किया, और औरंगजेब ने क्या किया, हम क्या करें वो हमें बताओ। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ स्कूल एजुकेशन। लेकिन जिस वक्त मैं फिल्म लाइन में आया और कुछ हिस्ट्री पढ़ने लगा तो माय गॉड, मैंने सोचा कि कितना नॉलेज है हिस्ट्री में, एंड हाउ वी कैन मोल्ड अवर फ्यूचर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनेजेस। ये समझ के मैंने सोचा कि जैसे मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको हिस्ट्री से नफरत होती होगी, तो व्हाई नॉट आई मेक हिस्टोरिकल पिक्चर्स एंड गिव देम समथिंग ऑफ आवर हिस्ट्री विच वुड मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारा माजी क्या था, और इस माजी की कैरेक्टर्स को सामने रख के हम हमारा फ्यूचर कैसे बिल्ड करें। ये ख्याल ने मुझे बहुत सताया और मैंने अपना ज्यादातर टाइम और ज्यादातर पिक्चर बनाने का ये जिम्मा हिस्ट्री पे लिया। तो मैंने पुकार बनाई जिसमें ये दिखाया गया कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन द स्टेट वो आकर के तुमको जस्टिस देती है। अपने सुहाग के उजड़ जाने का बदला दुनिया की तमाम औरतों के सुहागों को उजाड़ कर ले लो, पर मलके मौजमा के सुहाग को मत उजाड़ फेंकना कहीं। एक अपने न्याय के कारण सारे संसार से न्याय की पूंजी को मत छीनो। न्याय ने जो तुम्हें अख्तियार दिया है, संसार के कारण उससे हाथ उठा लो, बलिदान कर डालो, दुनिया तुम्हारी एहसानमंद रहेगी। संग्राम सिंह, अंदाजा तुम शाही इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाकर गुस्ताखी कर रहे हो। क्षमा अंदाजा, लेकिन आलमपनाह की जिंदगी से तमाम रियाया को एक जबरदस्त वास्ता है। शहनशाह अपने लिए नहीं है, रियाया के लिए है, और रियाया को अपने शहनशाह के लिए चिल्लाने का हक है। ये सिर्फ एक ही शख्स की आवाज नहीं है अन्नदाता, इसमें तमाम रियाया की चीखें शामिल है। हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता, हमारा अन्नदाता। तुम्हारे पति का खून बहकर रानी बेकार नहीं गया। वो अगर न बहता तो दुनिया ये न समझ सकती कि इंसाफ का सैलाब अगर झोपड़ियां बहा सकता है तो महल भी बहा सकता है। इंसाफ की चक्की में अगर ठीकरे दले जा सकते हैं तो पहाड़ भी दले जा सकते हैं। इंसाफ की दहकी हुई भट्टी में मोम ही नहीं, लोहा भी पिघलता है। आज दुनिया ने यह जान लिया है कि न्याय के गड़े हुए कदम एक जमाने से टक्कर लेकर भी नहीं उखड़ सकते। इंसाफ की ठोकरें चाहे तो जमाने को ठुकरा सकती हैं। संग्राम ने भी आज ही यह समझा है। उसके बाद मैंने एक पैट्रियट की लाइफ बताई, सिकंदर के स्मॉल पर्सन लाइक पोरस, वो सिकंदर जैसे माइटी होर्स के साथ जिसने इन्वेट किया, उसके सामने उसने कैसे मुकाबला किया।
हमें आपकी ताकत ने पता नहीं किया, आपके धोखे ने पता किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेष बना कर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कायद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आज तक आप जैसा जाबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खुर आज तक नहीं देखा। अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे या दुनिया के फाते के सामने खड़े हो। तुम कौन हो जो ये भी नहीं जानते कि जब दो राजे बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है? अगर तुम हमारे दरबार में होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते जाओ पहले राज दरबार में बोलने का तरीका सीख कर आओ। ल्यूकस, तुमने गलती की। आलम पनाह, मैं मुआफी का खासदार हूं। हम आपकी बेखौफी से खुश हुए। फरमाइए, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हमें जो कुछ कहना था वो सब हमने अपने पहले जवाब में कह दिया। क्यों नहीं? महाराज गुरु की ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहां के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं, हिम्मत नहीं हारते, जो अपनी किस्मत के सामने भी सर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से गुरेज नहीं करते। महाराज गुरु, हम तस्लीम करते हैं कि आप बहादुर हैं और ऐसे बहादुर कि दुनिया की कोई ताकत आपका सर नहीं झुका सकती। हमने आपको आजाद किया। फिर मैंने बनाई पृथ्वी वल्लभ, जिसमें एक रोमांटिक किंग की लाइफ बताई। मंत्री महाशय, कहां है वो दुनिया में हलचल मचा देने वाले महाकाल के से शक्तिवान पांव जिन्हें धोकर पृथ्वी वल्लभ अपना जन्म सफल करे? अवंती राज, हारा हुआ राजा सदा से जीते हुए राजा के पांव धोता आया है। ये हमारे देश की पुरानी रीत है। फिल्मराज, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं और पांव धोऊं, और वो भी उस कार के जिसके हाथ मेरे पांव धो धो कर जीवन भर के लिए गीले हो चुके हैं? गुस्ताखी न कर, तेरा जीवन मेरे हाथ में है। मूर्खता न कर, मेरा जीवन भगवान के हाथ में है और जब तक वो नहीं चाहता तब तक तू, तेरी सेना, तेरी जीत किसी में हिम्मत नहीं कि मेरा बाल भी बांका कर सके। तो तू मेरे पांव नहीं धोएगा? दुश्मन के पांव धोकर 100 साल जीने से ये लाख दर्जे अच्छा है कि आदमी अभिमान का एक क्षण जिए और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले। इससे जबरदस्ती हमारे पांव धुलवाए जाएं। मुंजरात, चलिए, इज्जत न कीजिए। देन आई मेड झांसी की रानी। मैंने जिस वक्त झांसी की रानी की हिस्ट्री पढ़ी तो मैंने देखा कि एक लोन वुमन, हार्डली 20, वो एक माइटिएस्ट एम्पायर लाइक द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ दोज डेज के सामने खड़ी रहकर कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वाह वाह, क्या कैरेक्टर है और क्या बहादुरी है उस औरत में। तो मैंने फिर उसकी लाइफ बनाई। इस तरह से मैंने हिस्टोरिकल पर्सनेजेस की लाइफ के ऊपर अपनी पिक्चर बना के पब्लिक को हिस्ट्री देने की कोशिश की। मैंने तो आज तक उनका कोई शौक देखा नहीं।
शुरू से जब मैं उनके साथ आर्टिस्ट थी, एज ए आर्टिस्ट वर्क करती थी, उस जमाने में भी देखा कि वो 4-4, 6-6 दिन डे एंड नाइट एडिटिंग, फिल्म की शूटिंग्स, अगर 103 और 104 बुखार भी है तो भी सुबह उठ के 7 बजे 6 बजे शूटिंग लेना है, भागते हैं, रेस्ट भी नहीं लेते कभी, सिवाय इसके उनको कोई हॉबी नहीं है, फिल्म फिल्म फिल्म। मैंने उनके साथ झांसी के रानी में उनके मुकाबले में काम किया, लेकिन उनकी आवाज में इतनी कशिश और इतनी डेप्थनेस कि उनके सामने काम करते हुए बड़ा डर लगा कि इनकी आवाज के सामने मैं बिल्कुल नहीं ठहरूंगी, ना तो मेरी एक्टिंग ठहरेगी, ना ही मेरी खूबसूरती ठहरेगी, ना ही कोई चीज ठहरेगी। एक सीन वहां था जो मेरा और उनके डायलॉग दोनों के साथ में थे। उस वक्त मैं तो इतनी घबराई हुई थी और मैंने अपनी आवाज को खूब उनके मुकाबले में मोटी बनाई और खूब कोशिश करी एज ए आर्टिस्ट। हालांकि मैं उस वक्त उनकी बीवी थी, बस एज ए आर्टिस्ट मैं चाहती थी कि मैं उनको मात करूं, लेकिन कर नहीं सकी। इसलिए सैलाब में कूदने से पहले हमें उससे बचने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आग के शोलों में फानने से पहले उससे महफूज रहने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। लेकिन आप ही ने तो तालीम दी है कि आग के शोलों से कभी न डरना, सैलाब की मौजों से न घबराना, और अगर मौत भी आए तो बिला खौफ मर जाना। एज ए डायरेक्टर मैंने उनको देखा है, मैंने बहुत डायरेक्टरों के साथ काम किया, मैंने उनको देखा है कि बड़े सोबर, शांत, एक्साइट नहीं होते, अपने आर्टिस्टों को अच्छी तरह समझाते हैं, अगर आर्टिस्टों से कुछ गलती होती है तो कभी एक्साइट नहीं होते हैं, बिठा देते हैं, 10 भी डिटेक्ट हो तो वो करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया हुआ उनके। जब हम सेट पे जाते हैं हर चीज उनकी ऑर्गेनाइज की हुई होती थी, तो उससे बहुत फर्क होते हैं डायरेक्टर और डायरेक्टरों में। अच्छा डायरेक्टर तो मैं उन्हीं को समझता हूं जो स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से स्क्रीन पे ट्रांसलेट करे। स्क्रिप्ट इज द रिटन वर्ड और स्क्रीन के ऊपर बोथ ऑडियो एंड विजुअली उसको अगर अच्छी तरह से ट्रांसलेट करता है, पब्लिक की पल्स पकड़ के वो स्क्रिप्ट पास करता है और उस तरह से अगर वो उसको ट्रांसलेट करता है स्क्रीन के ऊपर, देन ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। और नहीं तो क्या, मिर्जा जी ने तो भेजा था तेरे पास। वो मिर्जा थी, तकदीर फूट गई मेरी, मैं सच्ची कोतवाल। अम्मा उन्हें बुला लो, मिर्जा जी को जाने मत दो। मिर्जा जी, मिर्जा जी, मोटी। मिर्जा जी, मिर्जा जी, मिर्जा जी। ये क्या तमाशा है? सारे बाजार में वो मिर्जा गालिब के पिक्चर की बैकग्राउंड सिर्फ हिस्टोरिकल थी, लेकिन सब्जेक्ट एब्सोल्युटली सोशल थी। दोस्तों, अंदर से फरमाइश आई है कि मिर्जा नौशा अपनी वो गजल सुनाएं। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। जरूर जरूर। साहिब वो गजल पुरानी है, फिर भी साहिब फरमाइश को सलाम करता हूँ और अर्ज करता हूँ, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। और मुझे इस बात का फख्र है कि उस पिक्चर में मैंने प्रेसिडेंट के दोनों अवार्ड हासिल किए, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल एंड द प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द आई एम द ओनली प्रोड्यूसर who has received both the medals for his picture, both the gold and the silver medal of the president. हिस्टोरिकल पिक्चर्स बनाने में मैंने फिर एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट के ऊपर पिक्चर बनाना ठान लिया था, एंड दैट वाज अशोका द ग्रेट। क्योंकि अभी दुनिया में खून रेजी और बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, तो एक पीस का मैसेंजर है उसकी हिस्ट्री में लेना चाहता था, तो मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की
और मैंने अपने आप को ये समझा कि हिस्ट्री सेज के कलिंगा विजय के बाद जब अशोक ने कलिंगा का विनाश देखा, तब उसने विनाश करना छोड़ दिया, वॉर छोड़ दी, और ही टुक द पाथ ऑफ पीस। लेकिन इस चीज ने मुझे मुतासिर नहीं किया। मैंने सोचा कि जिस शख्स की लाइफ इतनी बड़ी हुई, जिस शख्स ने इतनी वॉर्स देखी, वो कुछ इंसिडेंट ऐसा बने उसकी लाइफ में कि हजारों आदमी मर जाए तो ही वोंट गिव इट अप। कोई न कोई इंसिडेंट उसकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि उसके हार्ट को टच किया होगा और उसने छोड़ दिया। मैंने एक एडवर्टीजमेंट दी थी स्क्रीन में, जिसमें एक लेआउट में मैंने बताया था विजुअली कि अशोक का हॉर्सबैक के ऊपर है और हजारों मुर्दे नीचे पड़े हुए हैं। वो पौने हिस्से में वो था और पाव हिस्से में अशोका की ब्लड स्टेन्ड स्वॉर्ड तोड़ के बुद्ध देव की मूर्ति के सामने वो नमस्कार किए हुए बैठे हुए हैं। और उसका राइटिंग मैंने ये दिया था, द वील्डिंग ऑफ द स्वॉर्ड मेड हिम अशोका द कॉन्करर, बट द ब्रेकिंग ऑफ द स्वॉर्ड मेड हिम अशोका द ग्रेट। और मैंने बंबई आते के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इत्तला दी कि मैं ये पिक्चर बना रहा हूं एंड दे शुड कम ओवर टू बॉम्बे टू फाइनलाइज द टर्म्स। उस तरह मेरे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे सब प्रोविंसेस के, वो यहाँ पर आ गए और मैंने उनके सामने कहा कि मैं ये अशोका द ग्रेट बना रहा हूं। तो इसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे पूछा कि आप इसमें अशोका का रोल किसको देंगे। जब उन्होंने मुझसे ये पूछा तो मैंने अपने दिल में ये ख्याल किया कि इन्होंने क्यों ऐसा पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाईजान, अब मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे ये सवाल पूछा कि इसमें अशोका कौन बनेगा। इससे मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपका कॉन्फिडेंस मेरे पे से उठ गया है और अशोका का रोल प्ले करने वाले एक्टर के ऊपर आया है। क्योंकि आज तक आपने मेरी जितनी पिक्चरें ली उसमें आपने कभी नुकसान नहीं उठाया और कभी आपने ये नहीं पूछा कि इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। आपने सिर्फ यही कहा कि पिक्चर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और मिनर्वा मोविटन को बैनर पे बनेगी। और जब मैंने कहा ऐसा ही है तो आपने साइन कर दिया। लेकिन आज आप जब ये पूछते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कुछ कॉन्फिडेंस मेरे नाम पे से हट गया है, इसलिए ये मैं पिक्चर नहीं बना रहा हूं और उसको मैंने अपने ड्रॉअर में रख दिया और उनको विदाई दे दी। लेकिन अगर ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी तो मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन ये पिक्चर मैं जरूर बनाऊंगा और आप सबके खिदमत में पेश करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ हिस्टोरिकल पिक्चर्स ही बनाता हूं। मैंने काफी सोशल पिक्चर्स भी बनाई हैं जो बड़ी कामयाब रही, जैसे जेलर, कुंदन, शीश महल, भरोसा, डिवोर्स। आज के बाद गाने की आवाज मेरे कानों में आई तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। लेकिन जेलर साहब। हाँ, जमादार साहब, आप ड्यूटी करने आए हैं या खड़े खड़े गाना सुनने? जाइए नए कैदियों को हाजिर कीजिए, मैं उनका मुआयना करना चाहता हूं। चोखेलाल 2 साल बामुशक्कत, तोताराम 4 महीने ज्यादा, भीकू 3 साल बामुशक्कत, माता दिन 1.5 साल बामुशक्कत, जेरी 4 साल बामुशक्कत। जेरी, तुम फिर आ गए? क्या बताऊं हुजूर, बाहर चैन नहीं पड़ता, दिन बेकरारी में और रातें तारे गिनने में कटी सरकार। माफ करना है तो। अब यहां हाथों में छाले और बदन पर हंजरों के निशान गिनना। अरे माँ! मेरी पिक्चर शीश महल जब मिनर्वा सिनेमा में या बंबई में चल रही थी तो मैंने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल जैसे ऐसे मालूम पड़ रहा था कि वो ऊँगता है। तो मुझे कुछ कोफ्त सी नजर आई और मैंने कहा कि मैंने मैनेजर से कहा कि भाई ये आदमी की अगर बेचारे की तबीयत ठीक नहीं हो तो उसको टिकट के पैसे वापस दे दो और अगर और भी पैसे चाहिए तो विक्टोरिया के पैसे दे के इनको घर भेज दो। तो मेरे मैनेजर ने आके मुझसे कहा कि नहीं मोदी साहब, ये कुछ बीमार नहीं है, ये कह रहा है कि मैं अंधा हूं और मैं सोहराब मोदी की आवाज सुनने आया हूं। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर तकरीबन मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे मरहूम प्रिंसिपल साहब की मुझे याद आई, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि लुकिंग टू द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस यू शुड बी एन एक्टर।
लगाई हुई आग के शोलों से अब निपट कर ही तुम इस घर में कदम रख सकती हो। पिताजी, ये बताओ, क्या ठाकुर जसपाल सिंह के खानदान की इज्जत की कीमत ये चीथड़ा है जिसे तुम ओढ़ कर आई हो? वो किसका मोटर था जिसे आधी रात के वक्त एक शरीफ के दरवाजे पर रुकने की जरूरत हुई? जवाब दो, कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? मैं आपकी दवा लेने गई थी पिताजी। दवा लेने गई थी या अपने बाप दादा की इज्जत को जहर का घूंट पिलाने गई थी? मैं झूठ नहीं कहती, ये देखिए दवा की शीशी। दवा की शीशी दिखलाकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करो। आधी रात, वो मोटर, ये दुशाला, सब तुम्हारी बेहयाई की कहानी सुना रहे हैं। चीख चीख कर कह रहे हैं कि लाडली बेटी खानदानी लाज की अर्थी निकाल कर आई है। ये बात नहीं है कि मैं कैरेक्टर रोल्स नहीं करता हूं। मैंने पंचोली की पिक्चर में फरिश्ता का रोल किया है और मिस्टर बादशाह की पिक्चर में यहूदी का रोल किया है, और अभी भी मैं कमाल अमरोही की पिक्चर रजिया सुल्तान में रजिया सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रहा हूं। ये रोल मैंने खास तौर पे इसलिए पसंद किया कि मुझे अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का अब तो कोई चांस है नहीं, इसलिए मैं स्क्रीन पे ही प्राइम मिनिस्टर बन के अपनी जो उम्मीद और हसरत है वो पूरी करूं। कसम खाता हूं मैं अपनी मजबूर हसरतों की कि इस सीने से बाहर आने के लिए इतनी चिंगारियां तड़प रही हैं जो सारे रोम को जलाकर सिया और खाक कर देने के लिए काफी है। लेकिन नहीं, मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता। आज मेरे ही कलेजे ने मेरी जबान को जकड़ लिया है। तकदीर का हर फैसला मुझे मंजूर है, यहां तक कि तेरी झूठी अदालत का भी हुक्म मानने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे इस बात का भी फख्र है कि मुझे दादा साहब फाल्के का अवार्ड भी मिला था। दादा साहब फाल्के का अवार्ड लेने के लिए जब मैं दिल्ली गया था तो मुझे एक बात ने बड़ा टच किया। जब मैं स्टेज पे गया और हमारे प्रेसिडेंट संजीव रेड्डी साहब को मिला तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि लुक आफ्टर योर हेल्थ मिस्टर मोरी, वी नीड यू। इस चीज ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया कि मेरे प्रेसिडेंट ने मुझसे ये बात कहा कि वी नीड यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू द प्रेसिडेंट कि उन्होंने ऐसा रिमार्क मेरे पे पास किया जो मैं हमेशा अपने साथ कदर के साथ रखता हूं। और कल शादी की महफिल में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाला यहूदी आज खामोश क्यों है? मैं अपने सामने अपनी मौत को देखकर मुस्कुरा रहा हूं और दुनिया की किसी योद्धा में यह ताकत नहीं कि मेरे होठों से मेरी मुस्कुराहट छीन सके। मेरे मरने का दिन और तरीका तो मेरे पैदा होने से पहले ही मुकर्रर हो चुका है।